आईने वाली चुड़ैल। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, मैं ये कह रही थी घर में राशन भी खत्म हो गया है और कुछ खाने को भी नहीं है, तुम कुछ काम वाम ही देख लेते। फिर उसका बेटा बोलता है, हाँ पापा, मुझे भूख भी लगी है। ठीक है, मैं अभी कहीं जाकर काम वाम की तलाश करता हूँ। अपनी बीवी और अपने बच्चे के कहने से वह आदमी कहीं काम देखने चला जाता है। फिर वह काम के लिए एक सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे। सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे यहाँ कुछ खाने पीने को भी नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे कोई नौकरी दे दो। अरे भाई, मेरे यहाँ पे तो आदमी पूरे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे यहाँ पे तो आदमी पूरे हैं, तुम कहीं और नौकरी देख लो। ठीक है सेठ जी, राम राम। उसके बाद वह बेचारा गरीब आदमी वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। वहाँ से लौटने में उसे रात हो जाती है और फिर रास्ते में बारिश भी होने लगती है। बारिश की वजह से वह तेज तेज भागने लगता है और वह एक बहुत पुराने घर में पहुंच जाता है। लगता है बहुत ही पुराना घर है ये। और ये क्या है? चलो चल के देखता हूँ। अरे ये तो आईना है, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है किसी राजघराने का हो ये। देखने में तो बिल्कुल सोने का लग रहा है। फिर वो वहीं बैठकर उस आईने को घूरने लगता है। तभी वहाँ कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तभी वह खड़ा हो जाता है। अरे ये आवाज़ें कैसी? कौन है यहाँ? फिर वो अपने चारों ओर देखता है। अरे ये आवाज़ें तो आईने से आ रही हैं। आखिर क्या है यहाँ? तभी उस आईने के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है। वो आदमी इस मंजर को देखकर डर जाता है। तभी वह चुड़ैल उस आईने से बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, तुम तो वही चुड़ैल हो ना जिसके बारे में गांव वाले लोग बातें करते हैं। हाँ, मैं वही हूँ। और तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहीं से आ रहा था और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ आ गया था। चलो, अच्छा ही है। वैसे भी मुझे बहुत देर से भूख लगी थी। मैं तेरा ताजा ताजा खून पीऊंगी। बहुत दिनों के बाद मुझे ताजा ताजा खून पीने को मिलेगा। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। फिर वो चुड़ैल उस आदमी को वहीं मार देती है और उसका खून पी जाती है। उधर घर पर उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार करते हैं। माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? बहुत देर हो गई। हाँ बेटा, बहुत देर हो गई। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया होगा। मैं अभी जाकर उन्हें देख कर आती हूँ, तू यहीं रहना। ठीक है, तुम जल्दी आना। फिर वो अपने पति को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है। अरे भाई साहब, आपने चिंटू के पापा को कहीं देखा है क्या? नहीं भाभी जी, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? कहाँ गए वो? वे कहीं काम देखने के लिए गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, मैं आपके साथ अभी उन्हें ढूंढने चलता हूँ। फिर वो आदमी उसके साथ उसके पति को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर चलते चलते वो उस पुरानी हवेली के पास पहुँच जाते हैं। हे भगवान, उन्हें सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिले। पता नहीं उन्हें क्या हुआ होगा। भाभी जी, इस हवेली के अंदर देखने चलें? क्या पता बारिश से छुपने के लिए अंदर चले गए हों। चलो एक बार देख के आते हैं। फिर वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो उसका पति मरा हुआ होता है। फिर वह बहुत डर जाती है। हे भगवान, इन्हें क्या हुआ? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर वो रोने लगती है। भाभी जी, यहाँ से चलिए, इस आईने के अंदर एक चुड़ैल रहती है, वो हमें भी मार देगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपने पति को ऐसे छोड़ के चली जाऊं? भाभी जी, उस चुड़ैल ने ही इन्हें मारा है, वो हमें भी मार देगी। कम से कम चिंटू का तो ख्याल कीजिए। मैं कैसे चली जाऊं अपने पति को इस हालत में छोड़कर? भाभी जी, मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पर उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे माँ, तुम अकेली ही आई हो?
पापा नहीं आए, वो कहाँ गए? फिर वो रोने लगती है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो और क्या बात है? बेटे, क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे पापा को उस चुड़ैल ने मार दिया है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ना माँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बेटे, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे पापा को उस शीशे में रहने वाली चुड़ैल ने मार डाला। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। माँ, मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं बेटे, उसे कोई नहीं मार सकता, वे एक चुड़ैल है और बहुत शक्तिशाली है वो। भाभी जी, उसे खत्म किया जा सकता है यदि कोई इंसान अकेला जाकर उस शीशे को तोड़ दे, क्योंकि उस आईने में ही उसकी जान है, वो उस आईने में ही रहती है। क्या सच में? वो उस आईने को तोड़ने पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? हाँ, मगर उस आईने को तोड़ने के लिए वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसे खत्म कर देती है। मैं जाऊंगा वहाँ और उस आईने को तोड़कर उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा वहीं पहुँच जाता है और उस आईने के पास जाकर बोलता है, ए चुड़ैल, तूने मेरे पापा को मारा है, तू आज बाहर निकल, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, बाहर निकल। तभी वो चुड़ैल उस आईने में दिखाई देने लगती है। तभी वो बच्चा एक डंडा लेकर उस आईने को तोड़ देता है और उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। फिर वह बच्चा अपने घर चला जाता है। अरे गीता, मेरा जल्दी टिफिन लाओ, मैं खेत पर जा रहा हूँ और मैं थोड़ा आज लेट लौटूंगा, इसलिए तुम परेशान मत हो ना, आज थोड़ा खेत पे ज़्यादा काम है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ टिफिन, तुम थोड़ी देर रुको। बेटा, आज अंजलि का रिश्ता आया था, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें बुला लें और अंजलि का रिश्ता भी कर ही देते हैं। अब मंगलवार को मेरी छुट्टी है, इसलिए तुम उसी दिन बुला लेना माँ, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। राकेश एक होनहार और बहुत मेहनती आदमी होता है। अंजलि उसकी छोटी बहन है और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए अब उसके पास एक रिश्ता आया जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया। और फिर मंगलवार को ही अंजलि को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और उन्हें अंजलि पसंद आ जाती है। फिर शादी भी पक्की हो जाती है। 4 महीने बाद शादी थी। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। उसकी माँ राकेश से कहती है, राकेश बेटा, अंजलि की शादी को सिर्फ 4 महीने बचे हैं और इतने पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे हम? अरे माँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। हाँ माँ, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। गीता राकेश से कहती है, वैसे माँ ठीक कह रही थी, इतने पैसों का जुगाड़ कैसे कर पाओगे तुम अकेले? मैं एक काम करती हूँ, मैं जितने भी मेरे जेवर हैं वो सब गिरवी रख देते हैं और जब शादी हो जाएगी उसके बाद जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे हम उन्हें छुड़वा लेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ खड़े हुए उसकी माँ और अंजलि ये सब सुन रहे होते हैं। उसकी माँ अंजलि से बोलती है, देखा बेटा, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी हैं, वो सबके बारे में कितना सोचती है। अंजलि बोलती है, हाँ माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हर किसी के बारे में बहुत सोचती हैं और हर किसी की मदद भी करती हैं। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही होती हैं। तभी अचानक उनकी किस्मत एक बड़ा मोड़ लेती है और राकेश का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर गीता से कहते हैं, देखिए मैम साहब, इनकी जो थोड़ी दिमागी हालत है वो भी ख़राब है और अभी तो ये फ़िलहाल कोमा में है। इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए ये अभी कोमा में है। इसीलिए तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, हम इनका ध्यान रखेंगे। वैसे ये कोमा से कब तक आ सकते हैं? हाँ, इसका तो कुछ पता नहीं है, ये कब बाहर निकलेंगे कोमा से। जल्दी भी निकल सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं इन्हें। ये सुनकर गीता और उसकी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अंजलि की शादी को अब सिर्फ 2 ही महीने बचे थे और सारे पैसे उसके इलाज में लग चुके थे। जितना भी जेवर था वो सब बिक चुका था। अब उनके पास कुछ नहीं था जिससे अंजलि की शादी कर सकें। गीता की सास गीता से बोलती हैं, गीता बहू, अब क्या होगा? ये हमारी किस्मत में क्या लिखा था?
सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं शादी के, और 2 महीने पहले ही ये सब क्या हो गया। अब शादी की तैयारियां कैसे करेंगे। माँ आप टेंशन मत लो, मैं कुछ कर लूँगी। तुम क्या करोगी बेटा। अब तो तुम्हारा जेवर भी सारा बिक चुका है। अब क्या करोगी तुम। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगी, लेकिन शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। दूसरी तरफ अंजलि भी सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसका भाई कोमा में था और सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी के ऊपर आ चुकी थी। उसकी भाभी को कोई काम भी नहीं आता था, इसीलिए वो भी टेंशन में थी कि अब क्या होगा, घर का खर्चा भी कैसे चलेगा। गीता ये सब सोचते सोचते बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं। वो उससे कहती हैं, बेटा कुछ खाने को है तुम्हारे पास। मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। गीता उनसे बोलती है, माँ जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर थोड़ा खाना है, आप वो खा लीजिएगा। वो उनको अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने हिस्से का खाना वो उन्हें खिला देती है। वो बूढ़ी अम्मा उसे बहुत दुआ देती हैं और एक टमाटर दे देती हैं और टमाटर देकर बोलती हैं, बेटा इस टमाटर के बीज को तुम ज़मीन में लगा देना, तुम्हारी ज़रूर मदद होगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। गीता सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो सकता है इस टमाटर में। फिर वो उस टमाटर से बीज निकालकर ज़मीन में लगा देती हैं। वो अगले दिन उठकर देखती हैं कि वहाँ से एक बड़ा टमाटर का पेड़ निकल आता है और उसके ऊपर ढेर सारे टमाटर लगे होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती हैं और अपनी सास को बुलाती हैं। माँ जी देखिए, ये तो एक रात में ही इतना बड़ा टमाटर का पेड़ बन गया है और इस पर टमाटर भी कितने ढेर सारे हैं। उसकी सास ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, हाँ बहू, इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़, और टमाटर भी देखो कितने ताज़ा ताज़ा और कितने सारे हैं। हाँ माँ जी, ये सब उन बूढ़ी अम्मा की वजह से है। हमने उनकी मदद की और उन्होंने हमारी मदद कर दी। ये तो एक जादुई टमाटर का पेड़ है, अब हम इसके टमाटर बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। और तभी दूसरे दिन को खबर आती है कि टमाटर के भाव आसमान छू जाते हैं और टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। ये सुनकर गीता और ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, हमारी सारी परेशानियाँ अब दूर हो जाएंगी। पहले तो हमारे पास इतने सारे टमाटर हैं और एक जादुई पेड़ भी, और अब तो टमाटर के भाव भी बहुत महंगे हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। उसके बाद गीता वो सारे टमाटर बेच देती है और जैसे ही वो टमाटर बेचती है वैसे ही अगले दिन फिर टमाटर का पेड़ पूरा भर जाता है। ऐसे ही वो काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। अंजलि की शादी को सिर्फ आधा महीना बचा होता है और पूरी तैयारियां हो जाती हैं। तभी राकेश को भी होश आ जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। फिर अंजलि की शादी धूमधाम से होती है और वो सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम चंद्रपाल था। उसी गांव में एक चुड़ैल भी रहा करती थी। उस चुड़ैल को आम बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए वह लोगों के खेतों में से आम चोरी करके खाया करती थी, जिस वजह से सारे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर आम जाते तो जाते कहाँ हैं। एक दिन चंद्रपाल अपने खेत पर अपने आम इकट्ठे कर रहा था, तभी वहाँ वही चुड़ैल आम खाने के लिए आ जाती है। तो किसान उसे देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, अरे चुड़ैल, देखो चुड़ैल कहाँ से आ गई, मुझे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, मुझे ये मार डालेगी। इतना कह के रमेश वहाँ से भागने लगता है। उधर चुड़ैल बोलती है, अरे रुको रुको, तुम डरो मत, मैं कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आम खाने आई हूँ। और भागते भागते ठोकर खाकर वह गिर जाता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। फिर वे चुड़ैल वहीं रमेश के पास आ जाती है और उसे देखकर दुखी हो जाती है। वह रमेश को अपनी शक्ति से ठीक कर देती है और ठीक होकर वह खड़ा हो जाता है। अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं है, मैं सिर्फ आम खाना आई हूँ।
अरे तुम्हें देख के कैसे ना डरूं, तुम एक चुड़ैल हो और मैं एक सीधा साधा इंसान। अरे अरे तुम डरो मत, मैं वैसी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मगर तुमने जो मेरी फसल का नुकसान किया है वह कैसे ठीक होगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अब मदद किया करूंगी, अपनी शक्ति से तुम्हारे खेत में खूब फल उगा दिया करूंगी। चलो तुम कह रही हो तो अब मैं मान लेता हूँ, अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। फिर रमेश अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे सावित्री, तुम्हें पता है आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। आज अपने खेत में एक चुड़ैल आम खाने को आई थी, तो उसमें भागने लगा। उसने मेरा पीछा किया, मेरे चोट लग गई तो उसने अपनी शक्तियों से मेरी चोट भी ठीक कर दी और उसने कहा कि अपनी शक्ति से हमारे खेत में आम भी देगी। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैं नहीं मानती। हाँ सावित्री, ये सच है, तुम कल खुद देख लेना। फिर अगले दिन किसान अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके खेत में बहुत ही आम लगे होते हैं। ऐसे ही करते करते वह एक बहुत अमीर आदमी बन जाता है और उसके पास बहुत आम इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसे घमंड हो जाता है और वो मेहनत नहीं करता है। फिर वो चुड़ैल उसका ऐसा बर्ताव देखकर बोलती है। अरे ये चंदर तो बिल्कुल मेहनत करना ही भूल गया है, बहुत ज्यादा आलसी हो गया है और बहुत घमंड भी करता है, मुझे इसका घमंड उतारना होगा। फिर वह चुड़ैल उसके खेत पे आम देना बंद कर देती है। फिर अगली सुबह वह अपने खेत पर जाता है और देखता है कि वहाँ तो एक भी आम नहीं होता है। यह देखकर वह परेशान हो जाता है और चुड़ैल को आवाज़ देता है। तभी वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है। अरे तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे खेत पर आम दिया करोगी, लेकिन अब तो मेरे खेत पर एक भी आम नहीं है, क्यों, क्या हुआ? हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दिया करूँगी क्योंकि तुम बहुत आलसी हो गए और घमंडी हो गए हो, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारी आज के बाद कोई मदद नहीं करूँगी। इसके बाद वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर कभी ना लौट के आती है।